नमस्कार। धीरेन्द्र पुनीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ईरान इजराइल में वॉर लगातार तेज होता जा रहा है। दुनिया के तमाम देश किसी ना किसी खेमे में सिमटते दिख रहे हैं। अगर अमेरिका इजराइल के पीछे खड़ा है तो चीन और रूस ने भी ईरान का साथ देने की कमर कस रखी है। लेकिन ऐसे वक्त में भारत एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाए हुए है। उसको ईरान से भी अपने छात्र निकालने हैं, उसको इजराइल से भी अपने मजदूरों को वापस लाना है। ईरान भारत के छात्रों को निकालने के लिए एक बहुत ही विशिष्ट छूट भारत को दे रहा है, यानी वो अपने एयर स्पेस को, जो इस वक्त युद्ध के कारण अमूमन बंद है, वो सिर्फ भारत के छात्रों को देश में भेजने के लिए उस एयर स्पेस का इस्तेमाल भारत को करने की छूट दे रहा है। ये एक यूनिक बात है। तो उधर दूसरी तरफ आप देखेंगे तो इजराइल से जो भारतीय मजदूर है, जो भारतीय वहां काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए इजराइल उतना ही निश्चित दिखाई दे रहा है जितना वो अपने लोगों के लिए कर रहा है। यानी उनकी भी सुरक्षा उतनी ही मुस्तैदी के साथ कर रहा है और भारत सरकार वहां से अपने जिन नागरिकों को लाने की कोशिश कर रही है उसमें इजराइल खुलकर सहयोग दे रहा है। यानी ऐसी भूमिका में आपको विश्व का एक या दो देश ही दिखाई देंगे जिनको इस वक्त दोनों देश जो एक दूसरे को नष्ट करने के लिए आमादा दिख रहे हैं, वो दोनों देश उस देश के साथ यानी भारत के साथ बहुत सहयोग की मुद्रा में दिख रहे हों। ऐसे में कोई भी देश ये मान सकता है उसकी विदेश नीति या उसकी कूटनीति एक सफलता के आवरण में है। लेकिन विपक्षी नेता अगर अपनी सरकार की इस तरह के वक्त पर आलोचना करें तो कई सारे कारण आप देख सकते हैं। आज विपक्ष की नेता सोनिया गांधी ने एक अखबार में बड़ा सा लेख लिखा और उस लेख में इस सरकार की कई कड़ू आलोचना की, और इस तरह की कटु आलोचना है जो भारत सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि उसने गाजा पर जो नैतिकता का पक्ष है वो छोड़ दिया। इसके साथ साथ वो ईरान के साथ उन रिश्तों की जो पूरी कहानी बता रही है, जो 65-71 उन तमाम के वॉर में ईरान ने किस तरह से भारत के समय जो सहयोग किया, उसके बाद यानी रजा शाह पहलवी के शासन के दौरान भारत के साथ जो रिश्ते थे, उसके बाद जब खोमेनी की सरकार आई है, एक तरह से उनकी सरकार इसलिए कहा जा रहा क्योंकि वो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला खोमेनी, तो उसके बाद उन्होंने भारत के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे रिश्ते किए हैं। ये आरोप देखने में आपको ज़रूर लग सकता है कि हाँ, शायद उनकी चिंता एक नैतिकता का आवरण छोड़ने की है जिससे भारत सरकार को विदेशों में जाना जाता था। लेकिन एक दूसरी चिंता भी है, कहीं ये वोटों की लड़ाई तो नहीं, कहीं ये मुस्लिम वोटों को साधने की कवायद तो नहीं। इस पर ही आज हम लोग विश्लेषण करेंगे कि आखिर इस तरह का हमला अपनी सरकार पर इससे पहले किस विपक्षी दल ने ऐसे संकट के वक्त किया होगा। कुछ बातें हैं जो सोनिया गांधी जी की मैं अक्षरश आपको बताना चाहता हूं। हालांकि दिन भर की इस घटना पर कई सारी बातें आप सुन चुके होंगे। 13 जून 2025 को दुनिया ने फिर एक तरफा सैन्य कार्रवाई के खतरनाक परिणाम देखे जब इजराइल ने ईरान और उसकी संप्रभुता पर एक बेहद चिंताजनक और अवैध हमला किया। सीधे तौर पर सोनिया गांधी ये कह रही हैं कि इजराइल अगर एटम बम से बचने के लिए वो कोशिश करता है, इस ईरान के परमाणु जो संयंत्र हैं जिनमें से परमाणु बम तैयार किया जा रहा था, और वो परमाणु बम सिर्फ इजराइल के लिए खतरा नहीं था, वो दुनिया के कई देशों के लिए खतरा हो सकता था। इजराइल के लिए उसका खतरा इसलिए बड़ा था क्योंकि ईरान के नेता इजराइल के साथ सिर्फ किसी जो क्षेत्रीय वहाँ का जो नेतृत्व है उसको लेकर कोई संकट हो, या फिर सीमाएं मिलती हों, या दूसरे किसी कारण से जो बिजनेस के कारण हो सकते हैं, उन पर कोई सवाल नहीं। ईरान सिर्फ यहूदी राज्य होने के नाते अपनी ये धार्मिक जिम्मेदारी मानता है कि वो इजराइल को दुनिया के नक्शे से साफ कर दे।
यानी इतनी घृणा है कि उसको अगर परमाणु बम उसके हाथ में आता है तो उस वक्त वो सीधे तौर पर सबसे पहले इजराइल को, हो सकता है इजराइल जब गाजा में उलझा हुआ हो या हमास पर कार्रवाई कर रहा हो, उस वक्त ईरान उस पर सीधे हमला कर दे परमाणु बम से। ये पूरे चांसेस हैं, क्योंकि वहां का नेतृत्व इस अपनी घृणा को, ईरान का नेतृत्व ने कभी छिपाया नहीं। ये उनके नारे हैं। ऐसे में अगर इजराइल आत्मरक्षा के लिए हमला करता है, और वो भी उस वक्त जबकि हमास, हिजबुल्ला और हूती इनके पीछे या इनको ईरान की एक बाहरी भुजा माना जाता है, ऐसे में भी जो इजराइल का हमला है यकीनन वो सुरक्षा की तरफ हो सकता है, अपने लोगों की सुरक्षा की तरफ हो सकता है, लेकिन नहीं, सोनिया गांधी इसको अवैध हमला मानती हैं और वो सीधे तौर पर कह रही है कि ये संप्रभुता पर हमला हुआ है। याद होगा आपको जब हमास के बीच में युद्ध हो रहा था हिजबुल्ला में, और हिजबुल्ला के साथ जब उनका ईरान पर जिन्होंने रॉकेट और तमाम मिसाइल फेंकने की कोशिश की थी, उस वक्त भी ईरान ने मिसाइलें बिना किसी डायरेक्ट वॉर की बजाय उसने उन पर अटैक करने की कोशिश की थी। यानी इजराइल तक इससे पहले हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन उसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेता ये मानती हैं कि इजराइल ने यह हमला अवैध तौर पर किया। इजराइल की हाल की कई कार्रवाई, मैं फिर उनका एक वो स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, इजराइल की हाल की कई कार्रवाइयों की तरह जिसमें गाजा में उसकी क्रूर और असमान अभियान भी शामिल है, ये ऑपरेशन नागरिकों के जीवन और क्षेत्रीय स्थिरता की पूरी अनदेखी के साथ किया गया। ये आगे संघर्ष के बीज बोएंगी। ये तमाम एक और चीज उन्होंने कही जो अभी दुनिया का कोई देश नहीं मान रहा, यानी अमेरिका भी नहीं मान रहा था, कि ये हमला उस समय हुआ जब ईरान और अमेरिका के बीच कूटनीतिक प्रयासों में कुछ उम्मीद की किरणें दिख रही थी। ये उम्मीद की किरणें सिर्फ सोनिया गांधी को दिखाई दी, दुनिया के किसी कूटनीतिक एक्सपर्ट्स को नहीं दिखाई दी, क्योंकि ये सीधे तौर पर आ चुका था कि ईरान इतना यूरेनियम एनरिच कर चुका है कि वो महज 5 से 7 दिन में परमाणु बम बना सकता है। इस तरह की खबरों के बीच में जो सोनिया गांधी हैं उनको ये उम्मीद की किरण दिखाई दी। मुझे लगता है कि ईरान के वर्तमान प्रधानमंत्री नेतन्याहू को उन्होंने, ये एक दायरा होता है जब विपक्ष एक देश की जो विदेश नीति है उसके इर्द गिर्द रहता है, सरकार की आलोचना कर सकता है, लेकिन इसमें सीधे तौर पर अगर आप इस लेख को ध्यान से पढ़ेंगे, ये सीधे तौर पर इजराइल को एक आताताई राष्ट्र के तौर पर दिखाता है। ये दिखाता है कि इजराइल का दुनिया में शांति से कोई रिश्ता नहीं है। इसने कहा है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ शांति को कमजोर करने और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का लंबा और दुर्भाग्यपूर्ण रिकॉर्ड है, जिस उनकी सरकार की अवैध बस्तियों का विस्तार, अति राष्ट्रवादी गुटों के साथ गठजोड़ और 2 राष्ट्र से सम्मान में बाधा न केवल फिलिस्तीन के लोगों की पीड़ा बढ़ाई है बल्कि पूरे क्षेत्र को स्थायी संकट की ओर दिखाया है। ये वो इतिहास हमें याद दिलाता है कि नेतन्याहू ने 1995 में प्रधानमंत्री इजाक राबिन की हत्या के पीछे नफरत के माहौल को भड़काने में मदद की थी। आखिर इसीलिए जब ये सीधे तौर पर वो बेंजामिन नेतन्याहू को एक हमलावर और एक अतिवादी आदमी के तौर पर चित्रित कर रही हैं। भारत ने वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ईरान भारत का पुराना मित्र रहा है और हमारे बीच गहरे सभ्यगत संबंध है। हमने जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण अवसरों पर उसने भारत का समर्थन किया है और भारत के खिलाफ प्रस्ताव रोकने में 1994 में मदद की थी। इसके अलावा उन्होंने सीधे तौर पर रजा साहब पहलवी के उस समय के शासन को और खोमैनी के शासन के बीच का अंतर बताने की कोशिश की कि खोमैनी का शासन ज़्यादा भारत के लिए मुफीद रहा है। ये अगर आप इसको एक तरह से देखेंगे तो जिस नैतिकता की बात श्रीमती सोनिया गांधी अपने लेख में कर रही हैं, उस तरह की नैतिकता कम से कम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई हैसियत नहीं रखती है। कोई भी नैतिकता का मानदंड इस समय पूरी दुनिया में कोई भी कूटनीति में दिखाई नहीं देता। अगर वो अमेरिका की बात करना चाह रही हैं तो वो अमेरिका अभी 4 दिन पहले असीम मुनीर के साथ डिनर कर रहा था, यानी एक ऐसे
फील्ड मार्शल के साथ वो डिनर कर रहा था, लंच कर रहा था, माफ कीजिएगा, व्हाइट हाउस में बुलाकर, जिसने न केवल एक रेशियल टिप्पणी की थी जो हिंदुओं को मुस्लिमों से बिल्कुल अलग बताता है, एक अलग कौम बता रहा है, और अपने देश के हिंदुओं को सेकंड ग्रेड का नागरिक साबित कर रहा था, उसके साथ व्हाइट हाउस में लंच हो रहा था। तो सवाल यह भी आता है कि क्या कांग्रेस इसको एक नैतिक मानदंड पर परखेगी? क्या दुनिया भर के तानाशाहों को अमेरिका ने समय समय पर ताकत दी? जिस सद्दाम हुसैन पर उसने हमला किया WMD के साथ, वो सद्दाम हुसैन अमेरिका की ताकत पर मध्य पूर्व में एक तानाशाह में तब्दील हुए। अगर उनको अमेरिका में बहुत सारे ऐसे कारण गिनवाए जा सकते हैं जो किसी भी तौर पर नैतिक नहीं कहे जाते। इसी अमेरिका ने अगर ये बातचीत कर रहा था तो आपने देखा किस तरह से मार्को रूबियो ने पहले दिन कहा कि ये अकेले इजराइल ने हमला किया, लेकिन आपने देखा ट्रंप ने जैसे ही देखा कि इजराइल को सफलता मिल रही है, उसने कहा कि 60 दिन तक हमने उसको समय दिया था और 61वें दिन क्रूर हमला किया गया और इससे भी ज्यादा क्रूर होंगे। क्या ये कोई नैतिकता का मसला है? दरअसल ये जो दुनिया है ये किसी नैतिक शिक्षा की क्लास नहीं है। ये बात शायद श्रीमती सोनिया गांधी भूल रही हैं। भारत ने इस नैतिकता के चक्कर में न केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की सीट खोई है, इसके साथ साथ भारत ने कश्मीर जैसे मसले पर हमेशा OIC से विरोध झेला है। जिसकी वो बात कर रही हैं श्रीमती सोनिया गांधी, उनको OIC के रिकॉर्ड को जरा गौर से देखना चाहिए, जिसमें कभी भी ईरान हो या फिलिस्तीन हो, उन्होंने कोई प्रस्ताव भारत के हक में नहीं किया, और हाल फिलहाल में भी वो पाकिस्तान के रुख को न्यायोचित ठहराते हैं, इसको एक विवादास्पद मुद्दा मानते हैं। लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी को लगता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में गुटनिरपेक्ष की वो कहानी अभी भी चल रही है, जिसके नेतृत्व को लेकर गांधी परिवार के अंदर, माफ कीजिएगा मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी उस पर नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं उसको एक परिप्रेक्ष्य में रख रहा हूं जिसका इतिहास पे रेफरेंस है कि श्रीमती गांधी हो या जवाहरलाल नेहरू हो, उनके अंदर एक विश्व राजनीति के अंदर तीसरे गुट का नेता बनने की एक बहुत बड़ी चाह रही है, और वो रहे भी हैं। इसलिए मैं नहीं कह रहा 1987 में जो नाम का मूवमेंट हुआ था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, उसने भारत की दुनिया में कम से कम उन अफ्रीकी देशों में जिनके वोट का कोई अर्थ नहीं रह जाता, जो सुरक्षा परिषद में भारत के हक में वोट नहीं कर सकते हैं, उन सब के लिए वो एक नेता के तौर पर रहे हैं, और उसकी कीमत कई बार भारत को कुछ ज्यादा चुकानी पड़ी है। तो वो लेख जो आज है, तो इसका मतलब नैतिक शिक्षा की अगर क्लास नहीं है, और ये बात श्रीमती सोनिया गांधी अच्छे से जानती होंगी क्योंकि उनके पास इस तरह के सलाहकार जरूर हैं जो उनका लेख लिखने में भी मदद किए होंगे, तो उनको ये मालूम होगा कि इस नैतिक शिक्षा से अलग हटके इस लेख का उद्देश्य क्या है। फिर हम इस लेख के उद्देश्य पर जाते हैं श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा की तरह। उन्होंने गाजा को लेकर जिस तरह से वो संसद में पहुंची थी, अपने बैग को दिखाते हुए, उनके बैग पर जो लिखा हुआ था, उसी तरह से आपको याद होगा श्रीमती सोनिया गांधी का ये लेख क्यों लोगों के मन में एक अलग कहानी दे रहा है, ये नैतिकता से कहीं आगे जा रहा है। क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी, जब बटला हाउस एनकाउंटर हुआ था जिसमें IM के जो खतरनाक आतंकवादी थे, IM के उन आतंकवादियों को जो वहां पकड़े गए थे, उनको अलग अलग अदालतों से, हाई कोर्ट से सजा हुई है, यानी मतलब जो कोर्ट जिसमें वो आतंक के मुकदमे चल रहे हैं उन पर से सजा हुई है, जिसमें फांसी भी है, जिसमें आजीवन कारावास भी है, और ज्यादातर में वो प्रूफ के साथ प्रूव हुई है। तो ऐसे में श्रीमती सोनिया गांधी उन एनकाउंटर के बाद मारे जाने पर रो रही थी। ये सलमान खुर्शीद साहब ने कहा था, जो अभी इस प्रतिनिधि मंडल में गए थे, और जिन्होंने ये भी कहा कि 370 का हटाया जाना एक बेहतरीन कदम माना। तो ऐसे में श्रीमती सोनिया गांधी जो आतंकियों के मारे जाने पर रोती हैं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये सलमान खुर्शीद साहब ने कही थी, तो मैं उनकी बात जरूर मानूंगा। आखिर देश के विदेश मंत्री भी रहे हैं और बड़े नेता रहे हैं कांग्रेस के, और आज भी कांग्रेस के जो सुसंस्कृत मुस्लिम चेहरे हैं उनमें से एक है। तो ऐसे में अगर उनकी बात को हम ना माने तो फिर किसकी माने? तो श्रीमती
सोनिया गांधी उस वक्त रोई, उसके बाद फिर उन्होंने और जगह पर आपने देखा, और अब ये लेख बिहार के चुनाव से पहले आ रहा है। अगर मैं आपके इस लेख के लिए जो तुष्टीकरण की अक्सर बात की जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि विपक्ष की कोई असहमति नहीं रही हो, विपक्ष असहमत होने का पूरा अधिकार रखता है और देश की राजनीति एक ही उस पर नहीं चलती है, लेकिन विदेश नीति पर जरूर बात होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा पूर्ववर्ती इसलिए क्यों कह रहा हूं, ये हम लोग अगर ये विश्लेषण कर रहे हैं तो ऐसा क्यों है, हम इससे पहले की सरकारों के साथ जो युद्ध हुए उन पर बात करते हैं। चूंकि जो भारत के साथ युद्ध हुए उस वक्त भी बात करते हैं। ये विरोध भारत के समय युद्ध का है, ये याद रखिएगा। इस समय भारत किसी युद्ध में नहीं है। भारत एक युद्ध के प्रति अपनी भारत सरकार की नीति है, उसका विरोध ये किया जा रहा है। अब हम लोग इस पर देखते हैं कि भारत का रुख विपक्षियों का क्या इस तरह सार्वजनिक तौर पर विरोध कर रहा है। तो देख लेते हैं भारत चीन युद्ध, जो युद्ध था जिसमें भारत शामिल था, उस समय विपक्षी नेताओं, जनसंघ और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने नेहरू सरकार की विदेश नीति की आलोचना की थी। लेकिन ये आलोचना संसद में, प्रेस में, जनसभाओं में हुई थी। लेकिन उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर विपक्ष संयमित रहा था। यानी ये बहस उस समय हुई थी जब आप हारे थे, जब आपने बुरी हार स्वीकार की थी। और ये बात श्रीमती सोनिया गांधी को अच्छे से याद होगी, क्योंकि ये सिर्फ उनकी पार्टी की सरकार नहीं थी, ये उनके जो उनके परिवार के पहले प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, उनके समय की हार थी। तो उनको अच्छे से मालूम होगा कि इस हार के वक्त विपक्ष ने क्या कहा था। और उसके बाद युद्ध के बाद संसद में नेहरू सरकार की चीन के प्रति नरम रुख के बीच में तीखी बहसें हुई थी। अब उसके बाद भारत पाकिस्तान का युद्ध है 1971 का, इंदिरा गांधी सरकार के रुख का विपक्ष ने समर्थन किया था। युद्ध के समय राष्ट्रीय एकता की भावना ज्यादा रही, विरोध कम था। श्रीलंका में भारतीय सेना भेजे जाने का 1987 से 90 के बीच में याद होगा आपको, ऑपरेशन पवन था। उसमें श्रीलंका, तमिलनाडु के क्षेत्रीय दल और कुछ विपक्षी नेताओं ने श्रीलंका में सेना भेजने का पूरा विरोध किया था। इसमें भी भारत शामिल था। तो इसलिए जब भारत शामिल है उस वक्त ये तय हो सकता है कि आपकी नीति किस तरह की रही, इस पर आप संसद में बहस कर सकते हैं। लेकिन जब भारत सरकार किसी दो देशों के युद्ध के बीच में नीति बनाती है, उस पर इतनी तीखी आलोचना अभी तक हम लोगों ने नहीं देखी है। इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में भारत का रुख अगर देखें तो 1994 में कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के प्रस्ताव लाने पर कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाया था, और ऐसे पर विपक्षी दलों ने आमतौर पर सरकार का समर्थन किया है। लगातार ये कभी कभी सरकार की नरमी या कठोरता पर संसद में आलोचना हुई, लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी जैसी आलोचना का अभी हम लोग कोई रिकॉर्ड नहीं देख पा रहे हैं। हालांकि होगा। इराक युद्ध जब 2003 में हुआ था, अमेरिका ने इराक पर हमला किया, तो भारत की एनडीए सरकार ने एक संतुलित रुख अपनाया था। वामपंथी दल और कांग्रेस ने अमेरिका की आलोचना की थी और सरकार से कड़ा रुख अपना, लेकिन सरकार की नीति का सार्वजनिक विरोध अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कम किया गया था। भारत में आमतौर पर इस तरह में सरकार और विपक्ष के बीच में एकता का भाव रहता है, लेकिन सोनिया गांधी जैसी खुली आलोचना वो कम देखने को मिली। ऐसा एक दो बार, यानी एक तो श्रीलंका का हम लोगों को याद आता है जब ये कहा गया हो, लेकिन उसमें भारत शामिल था। तो श्रीमती सोनिया गांधी का ये रुख बताता है कि चुनाव को लेकर जो मुस्लिम वोटों का दबाव है, क्योंकि इसमें ये कोशिश की गई है इस तरह बताने की कि वो मुस्लिम वोटर्स के लिए, मतलब मुस्लिम लोगों के लिए सरकार जो है उन देशों का सहयोग नहीं कर रही है जो मुस्लिम है, क्योंकि ईरान शिया मुस्लिमों का देश है और शिया पूरी दुनिया में जो भी शिया मुस्लिम देश हैं उनका जो सुप्रीम लीडर है, जो धार्मिक नेता है, वो खमनेई है। इस समय पहले खोमेनी को माना जाता था, अब खमनेई है जो इस वक्त वहां के सुप्रीम लीडर हैं। तो ये एक सीधा मैसेज है। इसके बाद फिर जब आप गाजा की बात करते हैं तो आप सुन्नी लीडर उनको भी बता रहे हैं कि देखिए गाजा वाले मसले पर भी सरकार जो है एक अन्यायी पक्ष ले रही है। दरअसल भारत की बहुत बड़ी भूमिका हो भी नहीं सकती। अगर मान लीजिए हम एक्सट्रीम पर जाते हैं, भारत सरकार इसमें क्या इजराइल के साथ अपने रक्षा संबंधों को तोड़ दे, उस इजराइल के साथ जिसकी दी गई मिसाइलों, जिसके साथ सहयोग के बाद जो जिस तरह से डेवलप हुई थी मिसाइल
मिसाइलों का प्लान, जिस तरह से हम लोगों ने भारत पाकिस्तान के युद्ध में देखा, जिस तरह से मोसाद ने हिंदुस्तान को कई सारे ऑपरेशंस में इंटेल उपलब्ध कराई, जिस तरह से कई आतंकी गतिविधियों, आतंकी हमलों से पहले जो जानकारियां में शेयर हुई, क्या उनको सबको छोड़ दे। दरअसल श्रीमती सोनिया गांधी को अपने इस रुख के बारे में हो सकता है चुनावी चिंता ज़्यादा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कहीं बहुत कुछ उनको इसको मुझे नहीं लगता कि उससे भारत सरकार को कोई फ़ायदा हुआ हो। ये लेख जो है मुझे लगता है कि वोटों की चिंता ज़्यादा है, उससे कम है, और इसका मैसेज क्या होगा वो देखना पड़ेगा। इससे पहले मैं अब आपको आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये कहानी, चूँकि अभी इस पर कई दिन तक चर्चा चलेगी, लेकिन अब हम एक ऐसी कहानी की तरफ बढ़ते हैं कि पाकिस्तान सरकार ने भी आखिरकार ट्रंप के लिए नोबेल प्राइज़ की सिफारिश कर दी है। असीम मुनीर तो गए थे, उनको लंच ही इसीलिए मिला था क्योंकि उन्होंने उससे पहले ट्रंप के लिए एक उसकी मांग की थी नोबेल प्राइज़ की, शांति के नोबेल प्राइज़ के लिए। मैंने आपको बहुत विस्तार से बताया था, उसके बाद आपने दूसरे चैनलों पर भी जाकर देखा कि किस तरह से ट्रंप की जो एक नोबेल शांति प्राइज़ के लिए जितनी एक उनके अंदर चाह है उसका इस्तेमाल किया गया। तो आज मुझे एक कहानी याद आ गई, क्योंकि हम विश्लेषण इस पे कर चुके थे। एक बहुत पुरानी कहानी थी, चूँकि जब यूएसएसआर था, मतलब रूस जो है यूएसएसआर था, उसमें तमाम देश जो CIS कंट्री थे, बाल्टिक कंट्री थे, यानी 15 देश हुआ करते थे, जो बाद में 15 देश बने। उस वक्त ये यूएसएसआर हुआ करता था। उस समय पूरी दुनिया में रूस से छपी गई किताबें पढ़ी जाती थी, क्योंकि वो बहुत सस्ती भी आती थी, बहुत ग्लॉसी पेपर हुआ करता था। ऐसे में कजाक की कहानियों की कहानी मुझे याद आई। वो अल्दार कोसे जिस तरह से एक वहाँ के लोक नायक के तौर पर है, वहाँ चूँकि कजाकों को कहा जाता है, उनकी जो है स्टेपीज़ हैं, जो उनके गांव कजाकिस्तान और तमाम चीज़ें, उनकी लाइफ ग्रामीण लाइफ है। और अल्दार कोसे उनका एक ऐसा नायक था जो बड़े लोगों से टकराता है, जो उनके लिए छोटे लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, उनके लिए बड़े बड़े लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनके लिए रियायत हासिल करता है। कम से कम मुनीर और पाकिस्तान अल्दार कोसे तो नहीं हो सकते, लेकिन ट्रंप क्या हो सकते हैं, उस पर मुझे वो कहानी अचानक याद आई। तो एक बार जो है वहाँ एक बादशाह का बेटा बाहर विदेश में पढ़ने गया, किसी बड़े जैसे उस समय ये माना जाता था अल अज़हर यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ है, या दुनिया की किसी बड़ी वहाँ से शिक्षा लेकर वापस लौट रहा था। जब वो वापस रास्ते में था तो उसके काफिले में किसी ने बताया कि देखो वो सामने जो है अल्दार कोसे है, जो दुनिया में बहुत ही फेमस है, जिससे बड़े बड़े बादशाह और सामंत भी डरते हैं, जिनको वो बेवकूफ़ बनाता है। ये सुनकर अचानक शहजादे को जाने क्या हुआ, उसने कहा कि उसको बुला के लाओ, और आखिरकार अल्दार कोसे को बुला कर लाया गया। और उसमें अल्दार कोसे जब वहाँ पहुँचता है तो तुच्छ भाव से राजकुमार कहता है कि अरे तुम ही हो क्या? वो अल्दार कोसे जिसके बारे में लोग कहते हैं तुम बड़े बुद्धिमान हो और चालाक हो, मुझे लगता है तुम बस एक खाली दिमाग वाले बिलाओ, यानी मूर्ख हो, और जो किसी को मूर्ख नहीं बना सकता। अल्दार कोसे ने मुस्कुराते हुए कहा कि हुजूर राजकुमार, ऐसा क्यों कहते हैं आप? मैं तो ये देखकर बता सकता हूँ आप कितने बुद्धिमान हैं, लेकिन आप मुझे चुनौती दे रहे हैं तो मैं आपको मूर्ख बना सकता हूँ, बशर्ते आप मेरी एक छोटी सी बात माने। राजकुमार अपने अहंकार में चूर तुरंत तैयार हो गया। ठीक है, बनाओ मुझे मूर्ख, देखना चाहता हूँ तुम मुझे कैसे मूर्ख बनाते हो। अल्दार कोसे ने गंभीर चेहरा बनाया। उसने कहा ठीक है राजकुमार, इसके लिए मुझे बस आपको अपना एक पैर उठाना होगा और उसे ऊपर आसमान की तरफ दिखाना होगा। ये एक छोटी सी रस्म है। राजकुमार को अजीब लगा, लेकिन अपनी बात पर तो अड़ा था। उसने अपना पैर उठाया और उसे दाहिना पैर उठा के आसमान की तरफ कर दिया। इस पर अल्दार कोसे ने ध्यान से देखा। उसने कहा नहीं नहीं राजकुमार, ये ठीक से नहीं हुआ, अब आप दूसरा पैर उठाइए, और उसी तरह आसमान की तरफ इशारा किए। उसी तरह उसने बायां पैर उठाया और आसमान की तरफ इशारा किया। और आपको उसने कहा कि आपको दोनों पैरों को उठाकर देखना चाहिए, एक बार और कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसी से ये तय हो जाएगा कि मैं आपको बेवकूफ़ बना सकता हूं कि नहीं। राजकुमार ने उसकी बात मान ली, अपने दोनों पैर एक साथ आसमान की तरफ उठाए। और वो ऐसा उठाने की कोशिश कैसे करता, वो हाथों पर पैर रखकर खड़ा होने की कोशिश की, और इस कोशिश में वो गिर गया। तो जब अल्दार कोसे ने उसे उठाते हुए कहा कि नहीं, अब मुझे तय हो गया कि मैं आपको मूर्ख नहीं बना सकता हूँ, आप इतने बुद्धिमान हैं,
कि मैं आपको मूर्ख नहीं बना सकता हूँ। इससे राजकुमार थोड़ा असंबित हुआ, लेकिन वो बहुत खुश भी हुआ। उसने कहा कि भाई मुझे अल्दार कोसे नहीं बना सकता। राजकुमार अपने घर पहुंच जाता है। राजा ने उसके लिए एक बड़ी पार्टी रखी है और तमाम लोग आए हुए हैं, और उन्होंने कहा कि भाई बेटा बाहर से पढ़ के आया हुआ है, और उनसे कहा तमाम लोगों ने कि कोई एक अपना किस्सा सुनाइए, आखिर आपने हासिल क्या किया है। तो राजकुमार ने अपना एक किस्सा सुनाने से पहले कहा कि मैंने आज अल्दार कोसे को उसके मुंह से कहलवा दिया, वो मुझे मूर्ख नहीं बना सकता। राजा तो चौंक गया, बाकी सब दरबारी समझ गए कि वो कहना इसका मतलब है कि इसको अल्दार कुछ कर चुका है। उन्होंने कहा नहीं नहीं बताइए बताइए। तो उसने बताया कि कैसे अल्दार कोसे ने उससे दोनों पैर उठवाए हवा में और उसको ये बताया कि वो मूर्ख नहीं बना सकता। राजा ने एकदम गुस्से और क्षोभ के साथ पूछा कि क्या वाकई तूने उसके कहने पर दोनों पैर आसमान पे उठाए? उसने कहा कि हाँ मैंने ऐसा ही कहा, क्योंकि उसी के बाद उसको पता चला वो मुझे मूर्ख नहीं बना सकता। सब आम लोग तो जानते थे कि किसने किसको मूर्ख बनाया। मुझे लगता है कि पाकिस्तान अल्दार कोसे तो नहीं है, लेकिन वो शहजादा ट्रंप जरूर है, जिसको उसकी आंख के सामने कभी असीम मुनीर मूर्ख बना रहा है, कभी पाकिस्तान मूर्ख बना रहा है, और वो उनको उस देश को जिसको उसने 2018 में जिस पर रोक लगाई थी, जिस देश को उसने ये कहा था कि उसका दोगला रवैया नहीं चलेगा, हमसे पैसे लेता है और हमारे उन्हीं दुश्मनों को शरण देता है जो हम पर हमला करते हैं, ऐसे माहौल में पाकिस्तान का ये सब करना मुझे लगता है कि एक मूर्ख बनाने के से ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है। तो मुझे लगता है ये एक बड़ी खबर मुझे लग रही थी कि इस पर बात करनी चाहिए आप लोगों के साथ। इस पर इसके अलावा एक बड़ी खबर मुझे लगता है कि जिस पर आज वैसे तो अखिलेश यादव भी काफ़ी गर्म होकर बोले हैं, और उन्होंने कई चीज़ों पर योगी पर हमला बोला है। एक तो उन्होंने कहा कि जिनके सिर पर बाल नहीं है उनको भी लाल टोपी लगानी चाहिए, इस तरह के साथ है। लेकिन जो हॉस्पिटल वाली घटना का जिक्र उन्होंने किया, मुझे लगता है उस पर कम से कम योगी सरकार को देखना होगा कि ये विपक्ष के आरोप जरूर हो सकते हैं, लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि आखिर अस्पताल में जनरेटर के बिना डायलिसिस कैसे हो सकती है। जब वहाँ एसडीएम उस पर जब उस समय छापा मार रहे या उसकी हॉस्पिटल को चेक कर रहे थे, उस समय उनकी आंखों के सामने बिना डायलिसिस पर लाइट चली जाती है और एक मरीज मर जाता है। कई मरीज की जान बचाने के लिए अपनी जेब से पैसे देता है वो अधिकारी की कम से कम डीजल तो ले आओ। इसके बाद फिर आपने ऑक्सीजन की कमी के दौरान मरते देखा। तो ये जो सवाल है, ये एक विपक्ष के सवाल जरूर है, इनको हो सकता है आप मजाक में उड़ा दें, लेकिन मुझे लगता है कि ये सवाल आज नहीं तो कल सरकार को एड्रेस करने होंगे। उन्होंने आज ये भी कहा कि सरकार के लोग ट्रांसफर पोस्टिंग में कमाने में लगा हुआ है, कोई ऐसा वो नहीं है। अभी तो इंजन टकरा रहे थे, अब डब्बे भी टकराने लगे। तो मुझे लगता है कि वो कोशिश कर रहे हैं 27 से पहले एक माहौल बनाने की, और जो मर्ज करने वाली, स्कूल को मर्ज करने वाली जो अभी तक की जो सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है कि इतने बच्चे होंगे तो वो तभी वो स्कूल चलेगा, और नहीं तो उनको मर्ज कर दिया जाएगा। चूँकि मैंने ये खबर गुजरात में कवर की थी, बहुत सारी जगह पर इस तरह के स्कूल खत्म हो गए थे जहां बच्चे कम आते थे, लेकिन सरकार इसके पक्ष में दुहाई दे रही है, मतलब अपनी दलीलें दे रही है कि अब पहले की तरह जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके साधन तो अच्छे हो गए, लोग आ जा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव तक ये बड़ा मुद्दा बनेगा अगर सरकार उन बच्चों को सही से उन स्कूलों में भेजने में नाकामयाब होती है। ये सारे होते हैं जिनको सरकार एड्रेस करती है। अगर विपक्ष के लोग जो है देखने लगते हैं, और ये मेडिकल कॉलेज में लोग पंखा कर रहे हैं, इसके अलावा मुझे लगता है कि हैं तो बहुत सारी खबरें जिस पर हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन मैं इजराइल के उस पर जाता हूं कि किसी तरह से अब आज की डेट में अभी रात में उसी के साथ ख़त्म करेंगे इजराइल और ईरान पर क्या वो चल रहा है, क्योंकि आज की डेट में नेतन्याहू एक आपात मीटिंग करने जा रहे हैं। ये आपात मीटिंग जो है उस हमले के बाद हुई है जब ईरान ने जो है अटैक किया है। कई सारे इजरायली प्रधानमंत्री एक मीटिंग करेंगे, इसमें सीनियर मंत्री और सुरक्षा बल भी शामिल होंगे, और जो आगे की कार्रवाई, चूंकि अब आगे की कार्रवाई के तौर पर अगर हम देख रहे हैं तो फोर्डो बच रहा है। अमेरिका से कोशिश की जा रही है कि इस पर आज भी
जो वहाँ अमेरिका सीधे तौर पर आए, नहीं तो इजराइल का स्टॉक खत्म हो रहा है, यानी अमेरिका को खुलकर सामने आना होगा। तो इस मीटिंग के बाद हो सकता है कि जब हम लोग सुबह इस पर बात करेंगे, मतलब जब अगली बात करेंगे, तो उस वक्त हो सकता है कि बहुत बड़े हमले ईरान पर हो चुके हों। हालांकि ईरान पीछे नहीं हट रहा है, कम से कम अभी तक हम लोगों को बिल्कुल न्यूट्रल होकर अगर देखें तो ईरान जवाब दे रहा है, और ये जवाब की उम्मीद मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को नहीं थी। इसके अलावा इजरायली आज हमलों में एक और इराक समर्थक मिलिशिया सैयद अल शुहादा के नेता हैदर अल मुसावी की मौत हुई है। इसके अलावा आपको मालूम होगा, वो खबर अभी चल रही है कि किस तरह से जो IRGC के कमांडर जो सबसे ज़्यादा करीबी खोमैनी के थे, वो उनकी जान शायद बची हुई है, उन्होंने कहा है। तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी एक मारा गया है। भारतीय लोग अब आ चुके हैं, और इजराइल ने फिर से ईरान के खिलाफ एक बड़ा हवाई हमला किया है। उसने दक्षिण पश्चिम ईरान के कई ठिकानों पर बमबारी की है। इनमें बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को बनाया गया, और लगभग 30 फाइटर शामिल थे, इसमें फाइटर जेट थे जिन्होंने 50 बम गिराए। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी खबर है, जो सुबह तक मुझे लगता है बड़ी होती चली जाएंगी। ये लीडर्स जो मारे जा रहे हैं, ये सब इनका वो करते जा रहे हैं। हूती ने एक बड़ी चेतावनी दी है, यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को सीधे तौर पर चेतावनी दी है, अगर उसने इराक के खिलाफ हमले में इजराइल का साथ दिया तो वो लाल सागर में अमेरिकी जहाज़ों पर हमला करेंगे। ईरान समर्थित हूतियों के सैन्य प्रवक्ता याहिया सारी ने ये बयान दिया है, लेकिन अभी तक हूती, हमास, हिजबुल्ला ये सब चेतावनी या धमकी देने में है। जब से इजराइल ने इनकी कमर तोड़ी है, तब से ये लोग ग्राउंड में दिख नहीं रहे। हुतियों पर कई बार यमन में अमेरिका ने भी अटैक किया है, उसके साथ ही नेटो के विमानों ने भी कई अटैक किए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हुती इस तरह की कोई कोशिश करते हैं तो ये वॉर और लंबे समय तक जाएगी। उसके बाद आज के लिए मुझे लगता है कि हम लोगों ने इसको यहीं ख़त्म करते हैं, और आगे की तरफ जब मुलाकात होगी तो कल कोशिश करेंगे कि हम सुबह एक लाइव करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इस पर बहुत सुबह डालने की कोशिश करूंगा, अगर हम लोग लाइव करेंगे तो 9 बजे उस पर बातचीत करेंगे, और 10 बजे वो लाइव होगा। मैं 9 बजे तक उसकी अपडेट डालूंगा अगर हम लोग लाइव करेंगे। आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे लगता है कि हमको कुछ और आपके सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये रीच ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम इस कंटेंट को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। आज के लिए शुभ रात्रि। अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।